हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आज हम देखेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जस्ट आफ्टर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जब वॉटसन और क्रिक ने हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, उसके बाद ही उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी एक्सप्लेन कर दिया था। Their original statement was, "It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible coping mechanism for genetic material." उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, किसकी? नाइट्रोजनस बेसिस की। जैसे आपको पता है एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे स्पेसिफिक पेयरिंग डीएनए के अंदर हो रही है, तो उन्हें ये पता चल गया कि डीएनए के अंदर पॉसिबली कोई ना कोई कॉपिंग मैकेनिज्म ज़रूर होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें क्या दिया? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे वो हेलिक्स में होते हैं तो उनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट के अलग अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। टेम्पलेट का मतलब कि दोनों ही स्ट्रैंड से रेप्लिकेशन होगा, दोनों ही स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में पार्ट लेंगे। ठीक है, तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन the DNA molecule have one parental and one newly synthesized strand। जैसे अब देखो ये DNA है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या? वो कह रहा है कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जो दो DNA बनते हैं उनके अंदर एक पेरेंटल होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। जैसे ये एक DNA है, ठीक है, पुराना वाला हमारे पास, ये नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट गई, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, यहाँ से ये न्यू जो है स्ट्रैंड बन गया है। ऐसा ही इस वाले स्ट्रैंड के साथ हुआ है, यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन गया है। ठीक है, तो इसमें एक पेरेंटल है, ये ब्लू वाला पेरेंटल है, ठीक है, और एक न्यूली सिंथेसाइज है, ये वाला रेड वाला। ठीक है, दिस स्कीम वॉज टर्म्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसी स्कीम को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक जो हमारा पेरेंटल था वो कंजर्व रहा, वो रहा उस न्यू स्ट्रैंड के अंदर और एक नया स्ट्रैंड बन गया। मतलब आधा जो स्ट्रैंड है वो पहले वाला हमारे पास कंजर्व रहा है और एक नया स्ट्रैंड बन गया, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे किया इन्होंने कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। Matthew Meselson and Franklin Stahl performed flowing experiment in 1958। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, कब? 1958 के अंदर। फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन में उन्होंने क्या किया? दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। कौन सा अमोनियम क्लोराइड? जिसमें नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप है। 15 वाला आइसोटोप जो होता है नाइट्रोजन का वो हैवियर होता है 14 से। ठीक है, तो उन्होंने 15 वाले आइसोटोप पे ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया एज अ नाइट्रोजन सोर्स फॉर द मैनी जनरेशन। यही जो नाइट्रोजन सोर्स है यही रहा कुछ जनरेशन तक। मतलब आगे जितने भी डीएनए रेप्लिकेट हुए सब के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन 15 वाला ही आया। ठीक है, एज अ रिजल्ट 15 नाइट्रोजन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। जो 15 आइसोटोप नाइट्रोजन है वही डीएनए के अंदर रहा, जो उसके डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन बार बार होती रही और जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है 15 वाला वही डीएनए के अंदर आ गया। हैवी डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अभी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होते हैं? ऐसी एक ट्यूब होती है, इसके अंदर ही सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूग करवाते हैं, जैसे ये एक रोड लगी हुई है, इसके अराउंड हम इसको घुमाते हैं
तो जो डेंसिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। जैसे इसमें देखो, ये अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतने नीचे वाले पार्टिकल, उनसे कम ऊपर आ जाते हैं, उनसे कम उससे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उतने ही ज़्यादा नीचे जाएंगे, तो वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, जिसमें नाइट्रोजन का कौन सा वाला आइसोटोप है, 14 वाला। टुक सैम्पल्स एट वेरियस डेफिनाइट टाइम इंटरवल्स। The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure of DNA. उन्होंने क्या किया, अब जो हमारा 15 वाला जो हमने बनाया था उसको नॉर्मल वाले पे ट्रांसफ़र कर दिया और कुछ कुछ टाइम पे उन्होंने सैम्पल्स लिए। उन सैम्पल को अलग अलग सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के अंदर मेज़र किया। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, DNA extracted from culture 1 generation after the transfer from N15 to N14 medium had a hybrid density. उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने N15 से N14 पे ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद जो उनकी फर्स्ट जनरेशन आई थी, उन्होंने वो सैम्पल लिया और जब उसको सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के अंदर मेज़र किया तो वो कैसे थे, हाइब्रिड डेंसिटी के थे। मतलब उनके अंदर एक स्ट्रैंड जो था वो N15 वाला था और एक स्ट्रैंड हमारे पास N14 वाला था। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पहले वाला पेरेंटल DNA थे N15 वाले, उनमें से एक रहा N15 का और एक रेप्लिकेट होकर कौन सा बन गया, N14 का। तो डबल हेलिक्स में एक N15 और एक N14 हाइब्रिड। इससे सेमी कंजर्वेटिव नेचर हमें दिखाई देता है DNA का। इसमें लिख रखा है दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, ई कोलाई टेक 20 मिनट्स टू डिवाइड। फर्स्ट जनरेशन कब आई, 20 मिनट्स के बाद, क्योंकि ई कोलाई को 20 मिनट लगते हैं डिवाइड होने के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर अनदर जनरेशन DNA वॉज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड DNA एंड ऑफ लाइट DNA। अब एक हमारे पास स्ट्रैंड था N15 का और एक स्ट्रैंड था हमारे पास N14 का। ठीक है, ये 14 वाला है समझ लो और ये N15 वाला है। अब आगे इसके साथ जब आगे रेप्लिकेशन होगी तो एक N15 बनेगा और N14 बनेगा, और इसके साथ जब रेप्लिकेशन होगी तो दोनों N14 के बनेंगे। तो दोनों जब N14 के बनेंगे तो कौन सा होगा, लाइट, और जब एक N15 और एक N14 बनेगा तो कौन सा गया, हाइब्रिड। तो इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड DNA एंड लाइट DNA आए। जैसे देखो ये फर्स्ट वाली सिचुएशन का है, जब हमने पूरे ई कोलाई को N15 वाले पे ग्रो किया था, ये तब हमारे पास कौन सा DNA आया था, हैवी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड सिचुएशन में फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड वाला DNA आया N14 N15 वाला, और उसकी लास्ट जनरेशन में जब हमने देखा सेकेंड वाली जनरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड DNA और लाइट DNA है। ये लाइट हो गया N14 वाला और ये हो गया हाइब्रिड N14 N15 वाला। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, DNA का सेमी कंजर्वेटिव नेचर इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था। आगे टेलर ने भी एक सेम एक्सपेरिमेंट किया। टेलर एंड इट्स कलीग्स परफॉर्म्ड सिमिलर एक्सपेरिमेंट। दे यूज्ड रेडियोएक्टिव थायमीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। उसने क्या यूज़ किया, रेडियो एक्टिव थायमीन। ठीक है, जिससे हमें पता चल गया कि जो नया स्ट्रैंड है उसके अंदर रेडियो एक्टिव थायमीन नहीं है, लेकिन जो पुराने वाले स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिव थायमीन है, जिससे DNA का सेमी कंजर्वेटिव नेचर हमें दिखाई दिया। ही परफॉर्म्ड इट ऑन विसिया फाबा बीन्स इन 1958। उसने किस पे परफॉर्म किया था, विसिया फाबा बीन्स जो होते हैं उस पे ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था। बोथ द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द DNA रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स हमें ये प्रूफ हो गया कि जो DNA है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। मतलब हाफ DNA, मतलब एक स्ट्रैंड DNA का पेरेंटल होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा।
ठीक है। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।